नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले इंग्लिश के वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में देख रहे थे और सेंटेंस से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज भी थोड़ा सा हम लोग उसका डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें समझने की चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक ना? तो आज का टाइटल हमने बनाया है सेंटेंस पार्ट 3। पार्ट 2 आपने देखा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि सेंटेंस में मुख्य रूप से 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें भी मुख्य रूप से 2, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब यदि ठीक है, क्लियर हो गया, तो बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो खुद ब खुद आ जाएगा, मालूम चल जाएगा। उसके बारे में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा बताया था कि सब्जेक्ट से संबंधित 2 चीज़ें होती हैं, जैसे पर्सन। तो पर्सन में मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन में केवल प्रोनाउन आता है, नाउन नहीं आता है। नाउन केवल थर्ड पर्सन में आता है, या तो सिंगुलर में या प्लूरल में। तो जब सिंगुलर प्लूरल की बात हो गई तो मैंने कहा था कि नंबर होता है, और नंबर या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो एक और केवल एक ही संख्या का बोध हो तो हम उसे सिंगुलर में कहते हैं, और एक से ज्यादा का बोध हो तो हम उसे प्लूरल में कहते हैं। तो नाउन्स के बारे में इतना क्लियर कि नाउन जो होंगे थर्ड पर्सन में ही होंगे। नाउन्स किस में होंगे? थर्ड पर्सन में, या तो सिंगुलर में या प्लूरल में। तो एक और केवल एक है, चाहे कुछ भी है। अब नाउन के बारे में बता चुका हूं कि दुनिया की कोई भी चीज है जिसका एक नाम है वो नाउन है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, विजिबल हो, इनविजिबल हो, कुछ भी हो। किसी भी चीज के बारे में जब हम बोलेंगे तो कोई ना कोई नाम लेकर ही बोलेंगे ना, तो वो नाउन होगा। मैंने बताया था कि नाउन का जो मेन फंक्शन होता है वो 2 होता है। एक तो किसी चीज का नामकरण करना, मतलब नाम के बारे में बताना, किसका नाम क्या है, उसकी पहचान हो जाएगी उससे। जैसे हम कहें मार्कर, तो जैसे मार्कर कहें तो मन में एक फिगर आता है कि ये मार्कर एक कलम टाइप की चीज है जिसे लिखी जाती है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। तो एक नाम है मार्कर। अब एक वस्तु है, एक चीज है, तो वो अलग चीज है, लेकिन इसका एक नाम है ना। जैसे ही किसी चीज को हम कॉल करते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ कहते हैं, उसको पुकारते हैं, तो एक नाम लेके पुकारते हैं, तभी हम पहचान पाते हैं किसकी बात हो रही है। जैसे हम बिल्ली की बात करें, हम कुत्ता की बात करें, हम गाय की बात करें, हम लड़का की बात करें, लड़की की बात करें, तो जैसे ही ये शब्द हमारे सामने आते हैं तो हमारे मन में एक फिगर आ जाता है, एक पहचान, एक आइडेंटिटी आ जाती है। तो नाउन का काम है किसी चीज का नामकरण करना, या दूसरा काम है सेंटेंस में। सेंटेंस में उसका काम यह है कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में भी देख चुके हैं। अब मैंने कहा था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है या एक से अधिक वर्ड का हो सकता है। दूसरी बात बताया था कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में हो, वो बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो हमने सेंटेंस लिख के दिखाया था। उसके बाद मैंने कहा था कि सेंटेंस में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो या तो डायरेक्ट आएगा या एक फॉर्म लेके आएगा जो नाउन का काम करेगा। जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो किसी ना किसी रूप में नाउन है। इसलिए मैंने कहा था कि दुनिया के किसी वर्ड को हम नाउन के रूप में लिख सकते हैं। मैंने जब वर्ड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बिना उसको सेंटेंस में यूज किए डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। ये कहना बहुत मुश्किल है, या प्रीपोजिशन है। सेंटेंस में किस आधार पर किस तरीके से यूज किया गया है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा वर्ड है, किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है? तो अब हमने एक दिन कहा था फ्रेज और क्लाउज के बारे में, कि फ्रेज और क्लाउज भी होते हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। फ्रेज और क्लाउज क्या होता है मैंने हल्का सा हिंट दिया था, आज मैं थोड़ी सी चर्चा उस पर करूं। पहली बात तो ये कि मैंने कहा था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मतलब एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लूं, मैं कहूं कि तुमने उसके साथ जो व्यवहार किया ना वो ठीक नहीं था, ठीक ना, जिस तरीके से तुमने उसके साथ व्यवहार किया वह ठीक नहीं था। तो
तो इंग्लिश में कहूं तो द वे यू बिहेव्ड विद हिम वाज नॉट गुड। तो द वे यू बिहेव्ड विद हिम ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो मैं आगे चल के बताऊंगा, धीरे धीरे आपकी सेंस डेवलप होगी तो आप समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। वर्ब का संबंध सब्जेक्ट से इतना क्लोज है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब एक्सेप्शनल चीजें तो अलग हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है, हिंदी भाषा में कहें तो अपवाद समझिए उसको। अपवाद मतलब जो नियम से परे है, दैट इज बियॉन्ड द रूल, है ना, वो नियम से परे है, नियम के खिलाफ है, नियम के अनुसार नहीं है, तो बातें अलग है। लेकिन जनरली सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल की जब बात आएगी तो नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल बनेंगे, प्रोनाउंस के भी बनेंगे और वर्ब के भी बनेंगे। मेनली इन तीन चीजों के तो बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम थोड़ा सा जान ले तो सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेज एंड क्लाउज के बारे में थोड़ा जान लें। फ्रेज और क्लाउज, जैसे मैंने सेंटेंस के बारे में कहा था कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज नोन एज अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक ऐसा ग्रुप हो जिससे कोई अर्थ निकल जाए, वो सेंटेंस है। अब ग्रुप होगा तो वो ग्रामर के नियमों के अनुसार लिखा गया होगा। ऐसा थोड़ा है कि जैसे मैं वैसे लिख देंगे तो अर्थ निकल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसी प्रकार से ये फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो फिर सेंटेंस, फ्रेज और क्लाउज में अंतर क्या है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इनमें क्या अंतर है ये समझिए। फ्रेज एक मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। क्लाउज भी एक मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और सेंटेंस मीनिंग भी देता है, कंप्लीट सेंस भी देता है। तो एक सिमिलरिटी तो इन दोनों में है कि ये दोनों जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अब फिर दोनों कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो कुछ और अंतर इनमें होगा, तभी तो इनका नाम यहाँ फ्रेज है, यहाँ क्लाउज है। तो अब अंतर ये है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग नहीं रहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग होते हैं। ठीक ना, उदाहरण के रूप में देखें, जैसे हम कहें द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उदय होता है। तो इन द ईस्ट, पूरब में, इसका कोई मीनिंग तो है लेकिन पूरब में कहने से कोई कंप्लीट सेंस तो नहीं बनता है। तो ये फ्रेज हुआ। जैसे द बर्ड वॉज सिटिंग इन द ट्री, पक्षी जो था या थी पेड़ पर बैठी थी या बैठा था। अब आप ये मत कहिएगा कि इन है तो पर क्यों लगा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहे हैं, पेड़ में बैठी थी। नहीं, मैं बताऊंगा कहाँ इन कहाँ ऑन होता है, उसकी बातें प्रीपोजिशन की बात है बाद में। अभी ये समझिए कि पक्षी जो है पेड़ पर बैठा था। तो पेड़ पर बैठा था या बैठी थी, इसमें इन द ट्री जो है पेड़ पर, इसका एक मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग, कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। तो ये भी फ्रेज है ना। There came a beggar to my door. To my door. एक भिखारी मेरे दरवाजे पे आया। तो एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया, ये टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, एक मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो ये भी फ्रेज है। ये सब जो अंडरलाइन कर दिए है ना, ये सब फ्रेज है।
जैसे हम कहें इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो देखिए बहुत ही सुंदर सूर्यास्त का नजारा है, तो हम कहते हैं इट वॉज अ सनसेट, सूर्यास्त था कैसा, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत सुंदर। ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये क्या है, ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये फ्रेज है। इस तरीके से देखिए ये सेंटेंसेस में इन द ईस्ट, इन द ट्री, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये सब फ्रेजेज हैं। अभी हम और सेंटेंसेस निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्लाउज को देखेंगे और फिर एक सेंटेंस लेकर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो क्लियर होगा। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए ऑफ द माउंटेन, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विथ स्नो। ये जो पहाड़ पर्वत है इसकी जो चोटियां हैं वह बर्फ से ढकी हुई थी। तो ऑफ द माउंटेन मतलब पहाड़ की या का, की होगा, चोटी इसलिए होती है। तो ऑफ द माउंटेन ये फ्रेज हुआ। टेल मी हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, मुझे बताइए इसे कैसे करें। तो हाउ टू डू इट है ना, कैसे करें, इसे कैसे करें। अब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, मीनिंग नहीं दे रहा है हाउ टू डू इट, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू सब्जेक्ट नहीं है कि ये इसका वर्ब है, वो एक अलग चीज है। इसे कैसे करें, ठीक ना। तो ये भी फ्रेज है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्रेजेस जो हैं क्या हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक सेंस देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं और उनमें सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग नहीं रहते हैं। लेकिन अब कुछ सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं जिसमें क्लाउज को देखिएगा कि वो क्लाउज कैसे हैं। People who pay their debts are trusted। तो देखिए who pay their debts, जो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लोग अपने कर्ज को चुकाते हैं वे लोग विश्वासी होते हैं। तो who pay their debts, जो अपने कर्ज को चुकाते हैं, यह तो कोई कंप्लीट सेंस नहीं दिया, कोई सेंटेंस नहीं बना। जो अपने कर्ज को चुकाते हैं उसके बारे में हमने कुछ क्लियर नहीं किया, तो यह एक सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो गया हु, ये हु जो हो गया यह सब्जेक्ट हो गया। आइए देखिए पे, ये वर्ब हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग है क्योंकि ये पे जो है इस हु के लिए आया हुआ है, ठीक ना। और देखते हैं
वी कैन नॉट प्ले आउटडोर गेम्स व्हाइल इट इज रेनिंग। अभी देखिए, हम लोग आउटडोर गेम्स मतलब ऐसे खेल जो बाहर खेले जाते हैं, जो ओपन आकाश में खेले जाते हैं, तो हम लोग जब बारिश हो रही हो, जब वर्षा हो रही हो, तो आउटडोर गेम नहीं खेल सकते हैं। ये देखिए, व्हाइल इट इज रेनिंग। अब हम कहें कि जब वर्षा हो रही हो, ये कोई सेंटेंस बना, जब वर्षा हो रही हो, तब क्या? कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है, सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो सेंटेंस नहीं बनेगा। और इसमें देखिए, ये इट जो है सब्जेक्ट हो गया, ये, और ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये पूरा, तो यहां सब्जेक्ट, ये वर्ब। और सेंटेंस देख लीजिए, I think that you have made a mistake। अब देखिए, that you have made a mistake, कि तुमने गलती की है। अब इसमें कहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए, यहां यू जो है सब्जेक्ट है, और ये हैव मेड क्या हो गया? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग है, तो यह क्लाउज हो गया। तो फ्रेज और क्लाउज में ये अंतर है, ठीक ना, कि सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग दिखे तो वो क्लाउज है, और सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग नहीं दिखे तो फ्रेज है। दोनों में एक सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी है मतलब समानता, कि दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और दोनों ही इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। कोई मीनिंग तो देते हैं बट इनकम्प्लीट, अधूरा, ठीक ना। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें दोनों को देखेंगे। देखिए, माई मदर हैज अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां मेड ऑफ गोल्ड देखिए, मेरी मां के पास सोने का बना हुआ एक अंगूठी है, रिंग है। यहां देखिए, माई मदर हैज अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना है। मेरे मां के पास एक रिंग है जो सोने का बना है। ये देखिए, सोने का बना हुआ, सोने का बना एक सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। जो सोने का बना है एक सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। लेकिन यहां सब्जेक्ट वर्ब अलग अलग नहीं है, यहां सब्जेक्ट जो है विच है और वर्ब है इज मेड। तो ये फ्रेज हो गया और ये वाला पोर्शन जो अंडरलाइन है ये क्लाउज हो गया। यही अंतर है फ्रेज और क्लाउज में, ठीक है। तो मैं समझूं कि फ्रेज और क्लाउज का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो आपको मिलेगा कि फ्रेज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्लाउज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब अलग अलग नहीं रहता है, जबकि क्लाउज में सब्जेक्ट वर्ब अलग अलग रहता है।
और दोनों ही अधूरा सेंस देते हैं, इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक ना, ये अंतर है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे वर्ब के वैसे कुछ पार्ट के बारे में जिसका ज्ञान हो जाए तो नॉर्मली आदमी सेंटेंस फॉर्म कर सकता है बिना टेंस का भी ज्ञान किए हुए। जैसे मैंने वर्ब के बारे में कुछ तो बताया था, तो वर्ब के बारे में जानिए कि वर्ब का जो दो पार्ट है, एक है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक ना, और एक होता है प्रिंसिपल, इसको मेन वर्ब भी, इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। वर्ब के दो पार्ट, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा प्रिंसिपल वर्ब। मैंने पिछले वीडियो में भी हल्का फुल्का बताया था इसके बारे में, और ये भी कहा था कि जब सेंटेंस में अकेले वर्ब होगा तो वो डायरेक्ट रूप से, मतलब निश्चित रूप से वो मेन वर्ब है, वहां कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ठीक ना, तो अब देखिए ये मेन वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि मेन वर्ब क्या है, तो डायरेक्ट जिसमें एक्शन दिखे, खाना पीना, लिखना पढ़ना, हंसना बोलना, रोना, मारना पीटना, पढ़ना पढ़ाना, जो कुछ भी कहिए कहिए, कहना सुनना, ये सब डायरेक्ट ये प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। और प्रिंसिपल वर्ब जो मेन वर्ब होते हैं उनका पांचों रूप होता है। मैंने बताया था एक उदाहरण देके कि जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेंट है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गॉन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गोइंग है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और गोस जिसमें एस एस जुड़ जाए वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसकी चर्चा ही बाद में करेंगे। देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब से हम सेंटेंसेस नॉर्मली कैसे फॉर्म कर सकते हैं बिना टेंस का डिटेल ज्ञान किए हुए, क्योंकि इसकी जब चर्चा करेंगे तो जहां V1 V2 की बात आएगी, वर्ब फॉर्म की बात आएगी, तो बिना टेंस का वो नहीं हो पाएगा। तो फिर एक क्लियर जो है वीडियो बनाएंगे उस पर कि टेंस क्या है। पहले टेंस पढ़ा देंगे, उसके बाद इस पर आएंगे, तब हम कुछ वर्ब्स बताएंगे, आप कहीं से उसको याद कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जितना वर्ब्स याद करिएगा, वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स क्या है, एक दीवार में जो सीमेंट बालू और ईंट लगता है ना, तो ईंट है वर्ड्स, बाकी सब ग्रामर के थोड़े बहुत रूल्स है। वर्ड्स का तो मेन चीज है, मेन चीज आपको होना चाहिए आपके पास। तो अब आइए यहां हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने एक दिन हल्का फुल्का चर्चा किया था, तो वहां बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी का भी हमने 3 पार्ट बताया था। एक वर्ब टू बी, दूसरा वर्ब हैव, और तीसरा वर्ब डू। और इसमें मैंने बताया था कि वर्ब टू बी में क्या क्या आता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर। और इसमें 3 आता है, have, has, had। और इसमें भी 3 आता है, do, does, did। ठीक है, तो ये कुल मिला के मुख्य रूप से 11 होते हैं। 5 ये, 3 8 ये, 3 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक ना,
अब देखिए, इस प्राइमरी ऑक्सिलरी की अभी वर्ब टू बी की बात करें और वर्ब हैव की बात करें तो देखते हैं। वर्ब टू बी जो है, वर्ब टू बी मतलब होना। देखिए, हम टेंस पढ़े ना पढ़े, टाइम का तो हमको ज्ञान है कि टाइम 3 प्रकार का होता है। एक जिसका वर्तमान से संबंध है, एक जो बीत गया, एक जो आने वाला है, ठीक ना। टाइम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम टाइम की बात करें, टेंस की बात बाद में, अभी टाइम की बात करें तो टाइम का ज्ञान तो बहुत पहले से है। तो एक तो जो अभी है, जो चल रहा है, एक जो पीछे बीत गया और एक जो आने वाला है, ठीक ना। तो जो चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम, और जो बीत गया वो पास्ट टाइम, और जो आने वाला है वो फ्यूचर टाइम। टाइम 3 ही प्रकार का होता है ना, ठीक ना। एक तो वर्तमान से संबंधित है, या एक दूसरा वो है जो बीत गया, पीछे बीत गया, और एक तीसरा वो है जो आने वाला है, ठीक ना। 3 ही टाइम होता है। अब देखिए, यदि इन 3 टाइम का ज्ञान हो तो हम लोग वर्ब टू बी से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसमें प्रेजेंट में हम लोग इज, एम, आर को रखते हैं। पास्ट में जो पीछे है, इसके पीछे है, इसमें वाज और वर को रखते हैं। और फ्यूचर में जो आने वाला समय है, ठीक ना, इसमें हम लोग शैल विल का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद बी लगा देते हैं। शैल विल के बाद बी लगा देते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं इससे, ये देख लीजिए। ये कुछ होने का संकेत देता है कि कुछ है, किसी चीज का एग्जिस्टेंस है, वो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, होने का। जैसे कहा जाए कि आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए मैन, आई एम ए पर्सन, है ना। आई एम ए फादर, आई एम ए सन, आई एम ए फार्मर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर। तो कुछ होने के बारे में बता रहा है। शी इज माई वाइफ, ही इज माई फादर, शी इज माई मदर, ही इज माई ब्रदर। तो इससे कुछ होने के बारे में हम बता रहे हैं। तो जो अभी है वर्तमान में वो है, उसके लिए ये 3 वर्ब है, इज, एम, आर। तो एम केवल सिंगल आई के लिए यूज होता है ना, जैसे आई एम ए टीचर। तो और ये केवल 3rd पर्सन सिंगुलर के लिए, और बाकी सबके लिए रेस्ट मतलब आई को छोड़ दिया जाए, 3rd पर्सन सिंगुलर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सबके लिए आर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, केवल इसको देखते हैं अभी। अब देखिए, इज, एम, इन दोनों के पास्ट फॉर्म के रूप में वाज का यूज होता है, और आर के पास्ट फॉर्म के रूप में वर का यूज होता है, ठीक ना। जैसे देखिए, अब इस एम, आर से सेंटेंस देखिए कैसे हम बना सकते हैं बिना टेंस के ज्ञान का। इसे एक उदाहरण लें। दिस इज अ पेन। यह एक कलम है, यह कलम है। अब अ क्यों लगाते हैं, जरूरी नहीं कि हाँ एक कलम है तभी अ लगाएंगे। जब कहेंगे यह कलम है तो अ छोड़ देंगे, और यह एक कलम है तो अ लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्रामर का नियम है, आर्टिकल संबंधित है, मैं बताऊंगा बाद में। अब देखिए,
हमको ये मालूम चला कि इससे हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ कोई सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ वर्ब रहेगा और यहाँ कुछ भी हम ले लेंगे। जब दिस इज अ पेन या कलम हो सकता है तो हमको बोलना हो कुछ भी, दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ फैन, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ स्टूडेंट। हजारों लाखों सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। एक छोटा सा ज्ञान हो जाए कि इस जो है दिस के साथ लगता है। और यह बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब पढ़ाएंगे प्रोनाउन तो मतलब यह इशारा करता है, संकेत करता है। देखिए उंगली का संकेत उधर, ये नजदीक के लिए, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, है ना, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई ब्रदर। हम कहते हैं दूर के लिए, उस चीज को कोई दूरी पर है, संकेत ही करना है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे करते हैं, दैट इज अ पेन या टेबल, कुछ भी। अब दैट से मतलब हम हिंदी में यह हुआ मत समझिए, दूरी के लिए। तो दूरी के लिए हम वही कहेंगे ना हिंदी में। तो वह एक पेन है, वह एक गाय है, वह एक भैंस है। दैट इज अ पेन, दैट इज अ काउ, दैट इज अ बफेलो, दैट इज अ कैट, दैट इज अ फैन, दैट इज अ, कुछ भी कहिए, हजारों लाखों सेंटेंस बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? निश्चित रूप से बन सकता है। और यह तो इस तरीके का है। अब देखिए यहां पर और भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे हम कहें दिस इज माई पेन। तो अब दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो दिस इज योर पेन कहेंगे तो ये आपकी कलम है। दिस इज आवर हाउस कहेंगे तो ये हमारा घर है, एक से अधिक लोगों का है। तो मैं एक दिन प्रोनाउन के बारे में बताया था, प्रोनाउन के जब पर्सन पढ़ा रहा था कि फर्स्ट पर्सन में, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मली वर्ब टू बी का ज्ञान हो जाए कि कुछ होने के लिए प्रेजेंट में दिखाते हैं तो हजारों लाखों सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। अब तो ये दिस दैट की बात है, और भी कोई चीज कर सकते हैं। राम इज अ बॉय। अब देखिए राम इज अ बॉय, हमको याद आया तो कहने लगे बॉय, पहले बॉय बोले, वो बिगड़ी हुए है ना हम लोग। तो अब राम इज अ बॉय तो कहेंगे सीता इज अ गर्ल, क्या दिक्कत है? एक सेंटेंस हो गया। तो इज का प्रयोग करके हम हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो पैटर्न फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसी को हम पास्ट में पीछे लेकर चले जाएं तो वॉश कर देंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा। जैसे हम कह दें दिस वॉज अ पेन, यह कलम था। दैट वॉज ए पेन, दिस वॉज माई पेन, राम वॉज अ बॉय, जो भी है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। पास्ट में जाएंगे तो इसी इज को वॉच कर देंगे, ठीक ना। और एक चीज, हम फ्यूचर में जाएंगे तो हम कहेंगे दिस विल बी हाउस। अब जैसे हम, ये तो सेंटेंस थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा होगा, हम कहें ही विल बी अ रिच पर्सन। तो इसमें हम विल भी लगा दिए इस के बदले में, इधर पास्ट में गए तो वॉस लगा दिए और उधर गए तो विल भी लगा दिए। क्या फर्क पड़ता है? सेल भी लगा देंगे, विल भी बताएंगे, सेल कहाँ विल कहाँ। आजकल सेल कैसे गायब हो गया है, एक एक चीज की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे हम लोग से कंटिन्यू करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे सेंटेंसेस को हम लोग फॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।